नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मैं डिफरेंट कैरियर प्रोस्पेक्टिव आपके सामने रखता हूं ताकि आपका कैरियर अच्छा बन सके और आपको पता लग सके कि दुनिया में क्या क्या कैरियर्स ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इसी दौर में मैं आज नया एपिसोड लेकर के आया हूं, एक इंडस्ट्री जो बहुत नोन इंडस्ट्री है और उसका काफ़ी एक्सपोजर भी है, जिसका नाम है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। तो उस इंडस्ट्री से एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं आज। तो सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ही अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं लोगों को अपने बारे में। धन्यवाद। मैं आर्यन अग्रवाल और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से मेरा जुड़ाव अराउंड 83-84 से है। और उस समय चूँकि सब कुछ कोई ऐसा जो आज इतनी सुविधाएं हैं सोशल मीडिया की और इवन कम्युनिकेशन की, इवन उस समय तो फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, पेजर भी शायद बाद में आए हैं। तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था, उस समय की चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थी। मैंने तब शुरू किया। तो लेकिन ये ज़रूर था कि मैं चूँकि मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड थी वो कुछ इस तरह की थी कि मुझको पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो जो इसके रूल्स रेगुलेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, कस्टम के लॉज, तो उनको मैं बहुत पढ़ता रहता था, तो उससे मुझको बहुत हेल्प मिली। और शुरुआत मेरी हुई एक भाई साहब थे जो कि बहुत छोटे लेवल पे एक्सपोर्ट करते थे। यहाँ पर जयपुर में जो एफपीओ है, जिसको जीपीओ के अंदर एक छोटी सी सेक्शन है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, तो उनके पार्सल, छोटे छोटे पार्सल अमेरिका और कनाडा जैम स्टोन्स के वो लगाया करते थे। और इस तरह से मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक्सपोजर शुरू हुआ। वहाँ से मैं एक्सपोर्टर की ABCD मैंने सीखी। उनके वो मेरे गुरु रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया सब कुछ। और उसके बाद फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। और फिर मैंने सब कुछ सीखा कि एक्सपोर्ट की क्या प्रक्रिया होती है, क्योंकि मैं ही उनकी तरफ से एक्सपोर्ट लगाने जाया करता था। और फिर बैंक की क्या प्रक्रिया होती है, बैंक की बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है, फिर बाहर से पेमेंट आता है तो अपने को बैंक में पेपर देने पड़ते हैं, इस तरह से। ओके। तो सर इंटरेस्ट कैसे जागा आपको, कि आपको कैसे लगा, जैसे क्योंकि आपने कहा कि क्वालिफिकेशन आपका कुछ और था और फिर इंडस्ट्री में आप इनसे जुड़े तो आपको उसमें इंटरेस्ट आ गया, तो कहाँ से कैसे ये जुड़ाव कैसे हुआ सर? एक्चुअली उसके दो कारण रहे जो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं लकी रहा कि मैं जयपुर में इस चीज़ से जुड़ा। और जो मेरा लाइफ का पहला एक्सपोर्ट था वो रहा जेम्स एंड ज्वेलरी से। तो जेम्स एंड ज्वेलरी अपने आप में इतनी आकर्षक चीज़ है कि चलो ये तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात थी, मैं कहूँगा जेम्स एंड ज्वेलरी जिस भी रूप में किसी के सामने आएगी तो वो उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता, मतलब एक आंखों में चमक आ जाती और है। वैसे आप राजस्थान से हैं सर, तो जयपुर वैसे भी गढ़ है इसका। बिल्कुल, ज्वेलरी का गढ़ है। जी। तो एक तो एक्चुअली देखा जाए तो मेरा उन भाई साहब से जुड़ने का जो कारण था वो ज्वेलरी की वजह से ज़्यादा था। अच्छा। उसके बाद फिर ये हुआ कि उनका चूँकि एक्सपोर्ट था और मुझे थोड़ा इसमें अच्छा लगने लगा। जैसे जाके कस्टम वालों से बात करते थे, पार्सल लगाते थे, वो कुछ कई बार थोड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करते थे। फिर मैं आके बताता भाई साहब को कि भाई साहब ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो वो उससे मेरा और मोटिवेशन बढ़ता था, उनको भी अच्छा ठीक है अब ऐसे करना। तो एक तरह चैलेंजेस आती रही, उनको मैं उनको ओवरकम करता रहा और इस तरह से। तो सर आइए शुरुआत हम उसी से करते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में, शुरुआत कैसे होती है और एंड गोल तक कैसे वो पहुंचता है? देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए इसकी मेजर अपन इसको 3-4 एवेन्यूज़ में कवर कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहली बात अपन अगर बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो यूँ देखा जाए तो बिना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के भी काम हो सकता है। लेकिन फिर उसमें क्या होगा, क्योंकि ऐसे मैं अभी समय मैं इंटरव्यू लंबा नहीं करना चाहता, मुझे एग्ज़ैक्ट ज़्यादा पता भी नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कई लोग ऐसे हैं जो कि अगर अंगूठा छाप नहीं है तो बहुत बेसिक उनकी क्वालिफ़िकेशन है, उसके बावजूद वो करोड़ों क्या अरबों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं कि उनकी प्रोडक्ट पकड़ पे है, उनकी पकड़ प्रोडक्ट पे है। तो फिर यानी इसमें 2 चीज़ होनी चाहिए, एक तो प्रोडक्ट एज और एक फिर प्रोसीजरल एज या मार्केटिंग एज, ऐसे मान लीजिए। तो अगर आप मान लीजिए एजुकेशनली क्वालिफाइड हैं, जैसे मैं एजुकेशनली क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को कि मेरी जो एज है वो सिर्फ प्रोसीजर, कस्टम से जाके बात करना, पार्सल को लगाना, क्लास लेना, सिखाना, समझाना, वो तो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। लेकिन अब मैं खुद एक्सपोर्ट अभी भी नहीं करता, क्यों? कि मेरे पास प्रोडक्ट की एज है ही नहीं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कम क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड आदमी है तो उसके पास अगर प्रोडक्ट एज है, वो प्रोडक्ट के बारे में उसको थॉरो नॉलेज है, वो बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट कम से कम प्राइस में क्वांटिटी, वैरायटी सब कुछ अरेंज कर सकता है, वो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो मैं ये कहूँगा इसमें कि स्कोप की अपन बात करें एक्सपोर्ट में, तो इसमें दोनों तरह से स्कोप है। या तो आप गुड्स को एक्सपोर्ट करें या फिर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नॉलेज लेके, और किसी भी डिपेंड करता है आपकी कितनी नॉलेज है और आपको किस कंपनी में जगह मिलती है। आप इसमें करियर ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, मतलब आई वुड से कि अगर आपको वास्तव में थोड़ी सी भी ठीक ठाक नॉलेज है
तो द कंपनीज आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एक्सपोर्ट प्रोफेशनल्स, और इसमें भी कई सारी हायरार्की होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीधे ही एक्सपोर्ट मैनेजर बन जाओगे, पहले एक्सपोर्ट असिस्टेंट होता है, फिर इसके बाद एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होता है, फिर मैनेजर होता है, तो इसमें भी हायरार्की है। ओके, तो इसमें क्या, इसका वही मैं जानना चाह रहा था, इसका फ्लो चार्ट क्या होता है, शुरुआत कैसे होती है? जैसे ये दो अलग अलग वर्ड हैं, एक है इम्पोर्ट एक है एक्सपोर्ट, मतलब भेजना और लाना, तो इसका क्या, इम्पोर्ट का क्या प्रोसीजर है और एक्सपोर्ट का क्या प्रोसीजर है? ठीक है। शुरुआत जैसे अपने घर से अपन कोई सामान लेने जाते हैं, वो एक जब एंड गोल होता है कि वो अपने घर पे डिलीवर हो जाए, तो इसी तरह से अगर इसको आसान भाषा में समझें तो कैसे, इसका क्या प्रोसेस होता है? मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये होता है, सबसे पहली बात तो ये कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे पास मेरे पिछले करीब 35-40 ईयर्स के इस लाइन के कैरियर में कई लोग ऐसे आए मेरे पास कि जैसे वो कहते हैं साहब आप बताइए हम क्या एक्सपोर्ट करें। तो मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो व्यक्ति, और ज़्यादातर नहीं पर कुछ लोग ये क्वेश्चन लेके आते हैं या उनके दिमाग में होता है आप बताओ साहब क्या एक्सपोर्ट करें, तो मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा आदमी कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। यानी ऐसा नहीं है कि आप जो चाहे एक्सपोर्ट कर दें। आपको, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, कि एक्सपोर्ट के लिए आपके पास प्रोडक्ट एज होना जरूरी है, और हर प्रोडक्ट के लिए के बारे में जानकारी हर आदमी को हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक प्रोडक्ट के बारे में थोरो नॉलेज होने के लिए बहुत सारे साल चाहिए, बहुत सारे घंटे चाहिए, आपकी पूरी काफ़ी इसमें अपने आप को खपाया हुआ होगा आपने, तब जाके आप उसमें कर पाओगे। तो हर एक के लिए संभव है नहीं। इसका मतलब है जिस आदमी का जो फील्ड है, हो सकता है किसी आदमी के 2-3-4 फील्ड रहे हों, उसमें से कोई वो एक फील्ड चुने जिसमें उसको सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज है, वो तो समझ में आती है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बताऊं फिर एक्सपोर्ट करें, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। तो प्रोसीजर कुछ सेम भी है और कुछ अलग भी है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ऐसे लोग मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे जो एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे और इंपोर्ट भी कर रहे होंगे, हैं लेकिन बहुत कम है। तो अगर हम जैसे बेसिक आप बात करें तो आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा अपने, क्योंकि वो वाली बात है कि आपके पास हर चीज़ की रिसोर्सेज की सीमाएँ हैं, आपके पास नॉलेज की सीमा है, आपके पास पैसे की सीमा है, आपके पास प्रोसीजर की सीमा है, आपके पास मार्केट की सीमा है, चाहे वो एक्सपोर्ट करना हो चाहे वो इंपोर्ट करना हो। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा हाथ पैर यानी चार तरफ फैलाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी जो भी पोटेंशियल है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी एनर्जी है, जो भी स्किल हैं, उसको आप एक टॉर्च की तरह से फोकस कीजिए। दैट मीन्स आप बहुत छोटा सा एरिया कवर कर पाएंगे लेकिन कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है। उससे भी पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको, देखिए अगर आपको जॉब करनी है तब तो देखा जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आप, क्योंकि जॉब करने के लिए जो रास्ता है वो एक ही है। अब आगे जाके आपकी एक्सपर्टीज अपने आप हो जाएगी कि आप एक्सपोर्ट के मैनेजर बनेंगे या इंपोर्ट के बनेंगे, वो थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, तो वो आपको प्रैक्टिस करते हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट में जाना है फिर आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, नंबर 1 कि आपको एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट। दोनों की अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि अभी हमारा इंटरव्यू ये बहुत लंबा नहीं चल सकता, तो हमको थोड़ा सा जैसे हाईलाइट ही कर पाएंगे। तो हाईलाइट नंबर 1 कि आप या तो एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट, दोनों चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो इंपोर्ट क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्योंकि आपको सस्ता पड़ना चाहिए, ठीक मिलना चाहिए, टाइम से मिलना चाहिए, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर क्या है इंडिया में, वो सब कुछ और क्या, कोई लाइसेंस वगैरह तो नहीं लेना पड़ रहा, कस्टम एजेंट की फ़ीस, एयरपोर्ट की फ़ीस, शिपिंग की फ़ीस, उस सब को मिलाने के बावजूद भी अगर आपको वो चीज़ इंडिया में ऑलरेडी और जो कोई बेच रहा है उसे सस्ती पड़े तब तो आप इंपोर्ट करोगे। इस सब के बावजूद एक और चैलेंज होता है कि आपके पास उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए इंडिया में मार्केट भी तो चाहिए। तो इतनी सारी स्टडी जब आप कर चुके होंगे उसके लिए चाहिए आपको नॉलेज और टाइम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब इतना सब करेंगे तो फिर एक्सपोर्ट कैसे करेंगे आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि या तो आप जब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो या तो आप पहले सोचिए कि आप एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे तो क्या करेंगे और कहाँ से करेंगे, उसकी थोड़ा बिल्कुल एक जैसे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप कहते हैं, जब तक वो नहीं बने आप मतलब हल्के में लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको समझिए कितनी रातें आपकी खराब होंगी, कितने घंटे खराब होंगे, कितनी आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, और 24 घंटे वही सोचते रहेंगे तब जाके सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, तो ये तो हो गई बात एक उसकी। अब थोड़ी सी हम बहुत शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि लोगों के दिमाग में कुछ जैसे होते हैं कि हम इसके लिए पेपर वर्क क्या चाहिए होता है, हम वो बात कर लें। उसके बाद फिर क्योंकि जो प्रोडक्ट का जो डिस्कशन है वो तो एंडलेस है, वो क्योंकि एक प्रोडक्ट की हम घंटों बात कर सकते हैं। तो पहले मैं एक बेसिक बात कर लेता हूँ, यानी किसी को अगर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना है तो उसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। ऐसे मान लीजिए किसी को इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या कुछ और बनना है तो 10th तो पास करनी पड़ेगी ना।
तो वो चीज़ मैं कर लेता हूँ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने जी। के लिए बेस यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ की मतलब शुरुआत जहाँ से होती है, कई लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है बता देता हूँ, जिससे साइट पे देख सकेंगे वो, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसकी साइट पर आप डालेंगे तो आपको इतनी सारी इसमें नॉलेज बहुत सारी मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ उसको करने के लिए कि अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इतना सिंपल कर रखा है कि आपको सिर्फ एक बेसिक डॉक्यूमेंट एक चाहिए सिर्फ, उसका नाम है IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। यानी अब इसके नाम से ही इसमें आ रहा है कि एक कॉमन सर्टिफिकेट लेके आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा और बता दूं, लोग कहते हैं लाइसेंस, एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस भी नहीं है ये। गवर्नमेंट कहती है आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लो उनकी साइट पे, उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कर दो। तो कहने का मतलब है कि हम सिर्फ एक IEC लेके लेकिन मैं इसमें ये कहना जरूर चाहूँगा कि IEC एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसके बाद कुछ कुछ प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, हर प्रोडक्ट के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मान लीजिए ज्वेलरी एक्सपोर्ट करनी है तो ऑफ कोर्स आप एक IEC लेके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये अलग बात है कि थोड़ी सी फॉर्मेलिटी और भी होंगी, और फॉर्मेलिटी क्या होंगी, खैर IEC बिना बैंक में खाता खोले मिलेगा ही नहीं, लेकिन जैसे बैंक में आपको खाता भी खुलवाना पड़ेगा, GST भी लेना पड़ेगा, फिर एक और फॉर्मेलिटी होती है जिसको LUT बोलते हैं, वो भी करनी पड़ेगी। जहाँ से आप पहली बार एक्सपोर्ट करेंगे कस्टम डिपार्टमेंट में वो भी कुछ पेपर मांगेंगे। तो इस सब की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये सब वन टाइम फॉर्मेलिटीज है। नहीं, वो बतानी है अपने को, वो हाँ, आप बता सकते हैं, वो फिर लंबा हो ताकि जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल जरूरी है ना, क्योंकि जो बेसिक चीजें जरूरी हैं वो भी और कर वो आपने उसको क्रॉस कर ही दिया। तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा क्वेश्चन भी यही था कि ISCT जो आपने टर्म यूज किया है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्योंकि ये आपने तो बोल दिया कि एक सर्टिफिकेट, लेकिन बंदे को पता तो हो कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी होंगे उस एक सर्टिफिकेट को लेने के लिए। ठीक है, देखिए ऐसा है कि अगर आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट शुरू करने के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं या बेसिक सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है IEC, वो लेने के लिए आप खुद भी ले सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत ही आई वुड से कि कोई नॉमिनल चार्ज पे लेके, और अब तो वो सिंपल इतना हो गया है कि एक घंटे आधे एक घंटे में ही, मतलब साइट अगर चल रही होती है, वैसे अक्सर कभी अटक जाती है अलग बात है, तो एक आध घंटे में आपको हाथ में आ जाता है आजकल। तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं कि सबसे पहली बात तो आपका किसी भी बैंक में करंट अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए। अब जब करंट अकाउंट खुला होगा तो 3-4 रिक्वायरमेंट अपने आप पूरी हो गई। आपके पास पहले से पैन कार्ड भी है, आपके पास पहले से आधार कार्ड भी है, और आपका जो भी एड्रेस है उसका कुछ ना कुछ प्रूफ है ही, और ना बैंक की खाता नहीं खोलेगी। इसके बाद इसमें एक्सपोर्टर की 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं, या तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं या आप मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर हैं। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो उसके लिए आपको अलग से कोई भी रजिस्ट्रेशन अलग से नहीं लेना। मर्चेंट एक्सपोर्ट मतलब है कि आप बाजार से सामान खरीदेंगे और रेडीमेड करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत फिनिशिंग करके या ना फिनिशिंग करके। और मैन्युफैक्चरर का मतलब है कि आप रॉ मटेरियल लेंगे, आपकी फैक्ट्री है, कोई भी यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है, फिर बना के भेजेंगे। तो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के लिए एक अलग से रजिस्ट्रेशन और लेना पड़ता है, जिसको कहते हैं MSME, या फिर उससे ऊपर आपकी कैटेगरी के ऊपर। अगर आप बहुत लार्ज स्केल पर चले गए तो फिर उसके ऊपर चले जाएंगे, लेकिन शुरुआत के लिए MSME से काम चल जाता है। तो अब डॉक्यूमेंट की बात करें IEC के लिए, तो बैंक में खाता, GST रजिस्ट्रेशन, और चूंकि बैंक में खाता है तो आपके पास पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, और बस इतने डॉक्यूमेंट की जरूरत से IEC हो जाता है। तो जब IEC की DGFT की साइट पर हम जब शुरू करते हैं तो उसमें लॉगिन का एक ऑप्शन आता है। उसके बाद अपने आप आपको लीड्स मिलती चली जाएंगी, OTP आते चले जाएंगे, और उसमें आपको कॉलम भरते रहने हैं। आपके डिटेल भरेंगे, पहले बेसिक डिटेल, आपकी कंपनी की बेसिक डिटेल, आपके बैंक के डिटेल, और उसमें आपको फिर एक अपलोड करना पड़ता है आपका डॉक्यूमेंट। तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड के नाम पर अगर आपका खाता खुल चुका है बैंक में, तो वहाँ से आपको बैंक की आपके चेक मिला हुआ है, तो वो चेक से ही काम हो जाता है। और चूंकि आपके पास GST भी है तो GST, तो नॉर्मली GST और चेक, इन दोनों के अपलोड के अलावा DGFT की साइट कुछ भी नहीं मांगती है। और इस तरह से आपका, और DGFT की जो सरकारी फीस है मात्र 500 रुपये है, यानी आप 500 रुपीज़ दे के और बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करके IEC ले सकते हैं, और आप उसके लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती हैं,
वो यहाँ पर कहना इसलिए उचित नहीं है, पता नहीं अपन में हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत सारे करना पड़ेगी उसकी। तो वो फिर क्योंकि कोई ये ना कहे कि अकेला भाई, इस पॉडकास्ट में तो बोला था कि अकेला आईसी पे हो जाएगा और कस्टम वाले तो ये भी मांग रहे हैं वो भी मांग रहे हैं, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। जी, तो ये तो हो गया। तो ये दोनों आप, तो इसका मतलब हो गया कि एक तरह से ये इंटरकनेक्टेड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और वो बंदे के काबिलियत पर डिपेंड करता है कि वो इंपोर्ट में अपने आप को घुसाना चाह रहा है या एक्सपोर्ट में। और हाँ, कई लोग जैसे आप कह रहे हो कि बड़े जो होंगे जिनके पास में दोनों की काबिलियत होगी तो वो दोनों भी करते होंगे, बट रेयर चांस है। रेयर तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर वो यानी ऐसे मान लीजिए कि जो इस लेवल पे काम करता होगा उसको मेरे इस पॉडकास्ट को सुनने की जरूरत नहीं है जी। वो इस लेवल पे पहुंचा आदमी होगा कि उसको मतलब मैं उसके लिए कोई गिनती में नहीं आता, उसको मेरी एडवाइस की जरूरत ही नहीं है। वो इस मतलब बहुत ऊंचा लेवल हो गया। तो हम एक्चुअली हमारा जो पॉडकास्ट है वो ऐसे लोगों के लिए नहीं है। हमारा पॉडकास्ट, हमारी जो चर्चा है वो इसके लिए है कि जो बिल्कुल लोग शुरुआत से जिनके ऊपर कोई साधन नहीं है, उनके पास ना बहुत ज्यादा पैसा है, ना कोई ऑफिस है, ना कुछ है, यानी आज उनके पास सिर्फ एक मोबाइल है, एक इंटरनेट है और कोई भी बेसिक क्वालिफिकेशन है, चाहे वो इंटरमीडिएट है, इवन 12 ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और पैसा भी नहीं है, तो फिर मैं कहूँगा फिर वो करियर में जाए। और जिनको प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट की जानकारी भी है, अकेले पैसा होने से काम नहीं चलता। मैं कह रहा हूँ कि जानकारी, प्रोडक्ट होने से पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जानकारी भी हो प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने के लिए फाइनेंशियल थोड़ी सी अपने पास कैपेसिटी भी हो, तो फिर वो प्रोडक्ट में जा सकते हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जी। तो अच्छा, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने कहा कि आईईसी से आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कर सकते हैं, और अगर किसी प्रोडक्ट में स्पेसिफिक जरूरत है तो कुछ अलग से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, वरना फॉर एग्जांपल ज्वेलरी है वो अकेले आईसी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट है वो अकेले आईसी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गारमेंट है वो अकेले आईसी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कारपेट्स हैं वो अकेले आईसी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलते हैं इस पर। अब अगर बेनिफिट लेना है तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक वो बनाई हुई जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स या कमोडिटी बोर्ड्स, तो उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उसके बिना बेनिफिट नहीं ले सकते वो। अच्छा। लेकिन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस ये छोटी बात है। अब आते हैं थोड़ा सा, मैं आपको बहुत शॉर्ट में इंपोर्ट के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि अगर इंपोर्ट करना है तो बेसिक क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इंपोर्ट करने के लिए आपके पास आईसी तो होना ही चाहिए। इंपोर्ट अपन बहुत इस पॉडकास्ट का जो अपना स्कोप है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट के प्रोडक्ट एक तो होते हैं जिसको बोलते हैं ओजीएल, ओपन जनरल लाइसेंस, यानी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अलग से कोई लाइसेंस नहीं लेना। तो वो इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आप चाइना से इंपोर्ट करना चाह रहे हो, तो आपको सोर्स करना है कि आप इस सप्लायर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो उससे आपने अरेंजमेंट कर लिया, वहाँ से शिपमेंट रवाना हो गया, और थोड़ी जानकारी ले लीजिए कि बाई चांस उस प्रोडक्ट के लिए अदर देन आईईसी आपको कोई और रजिस्ट्रेशन तो नहीं चाहिए किसी भी तरह का। मान लीजिए आप कोई फूड का आइटम कर रहे हैं तो हो सकता है कोई, जैसे कि अब मैं अभी कह रहा था एक्सपोर्ट के लिए कि कोई आप फूड का आइटम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको फिर FSSAI का भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह से इंपोर्ट में भी तो वो चीज़ कोई नहीं है। मान लीजिए आप कोई भी चीज़ कर रहे हो सकता है उसमें FSSAI का लेना पड़े, या आप मान लीजिए कोई केमिकल कर रहे हो तो इसकी कोई एक काउंसिल होती है उसकी तरफ से लेना पड़े, या कोई नो पॉल्यूशन, ये स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं, हो सकता है उसकी तरफ से कोई स्टैंडर्ड्स होते हो, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल में हूँ नहीं, मैं तो इन जनरल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हूँ। लेकिन आपकी बात सही है कि अगर तो कोई भी अगर स्पेसिफिक, मान लीजिए कोई एग्रीकल्चरल चीज़ कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें जरूरत पड़े। तो स्पेसिफिक की बात मैं नहीं कर सकता, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिक के लिए ये जरूर है। अब किसी का क्वेश्चन हो सकता है भाई हमारा स्पेसिफिक तो हम जाएँ कहाँ, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हमको डीजीएफटी की साइट पर जाना है, तो डीजीएफटी की साइट पर ही हमको एक इसकी लिस्ट मिल जाएगी। करीब टोटल प्रोडक्ट्स के लिए अराउंड बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, संख्या करीब 30+ है, आई थिंक अराउंड 34 के आसपास ऐसी बॉडीज़ बना रखी है गवर्नमेंट ने, जो कि ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। तो उसमें ज़्यादातर के किसी के नाम तो शुरू होते हैं, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी के लिए GJEPC, हैंडीक्राफ्ट के लिए EPCH, इस तरह से करके, और गारमेंट के लिए AEPC, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए एपीडा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट की ग्रुपिंग भी कर रखी है, उसके हिसाब से अराउंड 30+ बॉडीज बना रखी हैं। तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट किसी न किसी उस बॉडी में से संबंधित होगा। तो अब मान लीजिए मुझे ज्वेलरी की कोई स्पेसिफिक बात पूछनी है तो मैं GJPC में जाऊँगा,
मुझे गारमेंट की बात पूछनी है तो मैं एपीसी में जाऊंगा। मुझे कोई एग्रीकल्चरल की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, प्याज की एक्सपोर्ट की, कोई बेसन एक्सपोर्ट करना है, सूजी एक्सपोर्ट करनी है, तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, तब मैं जाऊंगा फिर एपीडा में। तो मुझको अगर कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो मुझको ये एजेंसी हेल्प करेंगी। ओके। स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें जैसे आप बता ही रहे हैं कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो आजकल के जो बच्चे हैं जो अगर अपना खुद का काम करें स्टडी के बाद में, तो जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकालती हैं। आप एक तो आपने अभी नाम लिया कि उसमें एक मेंबर होना जरूरी है अगर कोई पर्टिकुलर आपको रिवेट या कुछ चाहिए, बट मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि स्कीम्स निकालती है ना कि आप कोई बिजनेस करिए, गवर्नमेंट आपको लोन देगी, तो क्या इस तरह के बिजनेस के लिए भी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाल रखी है अगर आपके नॉलेज में हो तो? नहीं होंगी, लेकिन मैं चूंकि वो थोड़ा सा ज़्यादातर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह का काम है, मेरा जो एरिया है वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर, तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, क्षमा बट चाहूँगा। अदरवाइज जैसे कि मेरे हिसाब से, जैसे कि मैंने और भी देखा कि अभी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत सारा स्कोप निकाल रही है इसमें, तो ये एक बिजनेस स्कोप है। तो अगर बिजनेस लोन जो गवर्नमेंट एमएसएमई और इन सब के लिए देती है, क्योंकि सर ने अभी एमएसएमई का वर्ड यूज़ किया था कि इसमें एक एमएसएमई टेक्नोलॉजी भी टर्म भी आता है, तो हो सकता है कि तो इसके बारे में भी आप गवर्नमेंट की साइट पे या गवर्नमेंट उसके ऑफिसर बहुत से सारे पता अलग लगा सकते हैं। मेरे मतलब मुझ जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो कि सिर्फ यही काम करते हैं, और वो घंटों बोल सकते हो, काम भी करा के दे देंगे जी, वो जी। तो हैं वो, लेकिन तो मेरी वही नॉलेज मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कई बच्चे जैसे मान लीजिए अपना, जैसे मैं इसीलिए अपन हिंदी में भी रखते हैं ताकि ये अपन जीरो से लेकर के हीरो तक पहुंचा सकें, और जो वो जीरो वाला बंदा है उसको हीरो बना सकें, है ना। तो वो क्या है कि कई बार हो सकता है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़े, तो उसको दर दर भटकना ना पड़े, और गवर्नमेंट अपनी ऐसी स्कीम चला रही है कि जिसमें जीरो इंटरेस्ट से वो पैसा दे रही है और आप आउटकम निकाल के दीजिए, तो गवर्नमेंट आपको इवन क्लाइंट और बहुत सारे सपोर्ट्स कर रही है, और इसका आगे मैंने काफ़ी बताया भी है। तो इसी दौर में अपन आगे चलते हैं सर। आई थिंक मोस्टली चीज़ें तो आपने कवर कर ली, तो आइए शुरुआत करते हैं कि इसमें जैसे बिजनेस में घुसने से पहले किसी के अंडर में काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं जो यंग जनरेशन है, इनके माइंड में दो चीज़ें चलती हैं, या तो वो चाहते हैं कि अपना खुद का काम करें, या फिर वो उनको हम एडवाइस करें, और अगर उनको वो एडवाइस सही लगे तो कि कैरियर में, क्योंकि हर चीज़ में शुरुआत करने से पहले कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अगर अपनी पुश्तैनी चीज़ चल रही है तो अलग बात है, उसमें भी अपने पेरेंट पहले बोलते हैं कि आओ हमारे साथ बैठो, तब वो अपने से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसको आगे बढ़ाओ। तो ऐसे ही इन प्रोफाइल का भी यही है कि क्या ये बंदा डे वन से अगर ये जो आपने नॉलेज बताई है वो ले ले तो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या आप एडवाइस करेंगे नहीं पहले किसी के अंडर में काम करना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा कि अब चूंकि अगर उनका खुद का पुश्तैनी बिजनेस है तो इसका मतलब वो काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर उनका ओनली डोमेस्टिक का काम है और फिर वो जाना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट में, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर संभव है तो कहीं ना कहीं वो काम करें। और इसकी इंस्टीट्यूट्स भी होती हैं, जयपुर में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है, मैंने जयपुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में एज ए फैकल्टी क्लासेस ली हैं, लेकिन मेरी नॉलेज में आज की तारीख में कोई इंस्टीट्यूट है नहीं, क्यों खुली और बंद हो गई वो किसी भी कारण से। लेकिन जयपुर से बाहर तो इंस्टीट्यूट्स हैं ही, दिल्ली में है और भी जगह हैं। या आज की बात करें तो आज को ऑनलाइन इतनी ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है कि देखा जाए तो उनको जयपुर से बाहर जाने की जरूरत है नहीं। ऑनलाइन बहुत सारे बहुत अच्छी क्लासेस, बहुत अच्छे, अगर एक देखेंगे उस पर यूट्यूब पे या फेसबुक पे तो उनको 10 मिलेंगे जिसमें से वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि पहले थोड़ी सी नॉलेज ले लें, उससे क्या होगा कि जो उनका पोटेंशियल ग्राहक है वो नहीं खोएगा। अब इसमें एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, पहले नॉलेज क्यों ज़रूरी है। होगा क्या कि वो बिना नॉलेज के, बिल्कुल बिना बेसिक नॉलेज के, मान लीजिए किसी ग्राहक से बात करना शुरू करते हैं। अब उस ग्राहक ने 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए और वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए, तो वो पोटेंशियल ग्राहक हमेशा के लिए चला गया। उसके बाद अगर आप नॉलेज गेन करके फिर ग्राहक को पहुंचोगे तो वो आपके पास नहीं आएगा। तो ऐसे पता नहीं कितने पोटेंशियल ग्राहक एक बार खो दिया था हमेशा के लिए, तो वो जो जिसको कहते हैं आपने बहुत बड़ा लॉस कर लिया। उस लॉस से बचने के लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप किसी भी जगह थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कुछ तो होती है टर्मिनोलॉजी। जैसे सामने वाला पूछेगा कि भाई जो शिपमेंट भेजोगे तो आप एफओबी भेजोगे कि सीआईएफ भेजोगे कि सीएंडएफ भेजोगे, ड्यूटी पेड भेजोगे, अनड्यूटी पेड भेजोगे, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। अगर उनकी नॉलेज होगी तो हम बहुत अच्छा काम सामने वाले के क्वेश्चंस का हम जितना सटीक रूप से और जितना सही जवाब दे पाएंगे उसको उतना ही प्रभावित कर पाएंगे। तो नॉलेज लेके काम करना ज़्यादा जरूरी है। करेक्ट। तो इसमें जैसे आपने बोला, तो इसमें क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्योंकि आपने शुरुआत करी थी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट, तो अगर एक बेस क्वालिफिकेशन लेके चलें, और क्या इसमें कम्युनिकेशन भी मैटर करता है, या इसमें मतलब ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई सी भी लैंग्वेज में अपन काम कर सकते हैं? देखिए, कम्युनिकेशन तो इसमें इसकी लाइफ लाइन है, क्योंकि अगर आप किसी से बात करेंगे, अब जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ,
मैं जैसे 84 85 के बाद मुझे हालांकि बहुत कम काम पड़ा, क्योंकि मेरा काम तो यहाँ के काम को संभालने का था, फिर भी कुछ ऐसा दौर आया बाद में कि मैंने बात करी। और मुझे याद है कि जब मैंने बात करी थी तो वो मीटर घूमता था उसका, 1 मिनट के, कोई 90s की बात बता रहा हूँ, 250-300 रुपए 1 मिनट के लग जाया करते थे, इतना महंगा कम्युनिकेशन था। और आज सब कुछ ये फ्री है। तो खैर, लेकिन आपका शायद विषय वो नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस कम्युनिकेशन के लिए हमको एक इंग्लिश ले दे के, इंग्लिश एक बाइंडिंग लैंग्वेज है जो कि दोनों को हेल्प करती है। हालांकि जिस तरह से अगर हमसे इंग्लिश नहीं आती तो ऐसे भी अमेरिका और यूके को छोड़ के ऐसे भी कंट्रीज हैं, खासकर फ्रांस और स्पेन, वहाँ तो लोग इंग्लिश जानते हैं तो भी नहीं बोलते। हाँ। उनको तो बल्कि चिढ़ है इस चीज़ से। तो उसके लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, चूँकि मैं इतना मतलब टेक्निकली बहुत साउंड नहीं हूँ, लेकिन मुझे आइडिया है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर आप इसे सॉफ्टवेयर डाल लेंगे तो अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो उसके पास शायद इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर पहुँच जाएगा, क्योंकि उसने भी फिर वो सॉफ्टवेयर डाल रखा है कि उसकी अपनी खुद की लैंग्वेज में, मान लो स्पेनिश बोल रहा है तो आपके पास वो इंग्लिश में या हिंदी में, इंग्लिश में आ जाएगा। ये तो गई एक ब्रॉड बात। लेकिन हाँ, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग आती है तो ओवरऑल वो हेल्प करेगी, क्योंकि चाहे अपन एक पर्टिकुलर रीजन को छोड़ दें, स्पेन या फ्रांस या कोई और भी होंगे, ओवरऑल आज भी पूरे एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की जो मेजर जो लैंग्वेज जो परसेंटेज है वो काम इंग्लिश में होता है। तो अगर आपसे इंग्लिश आती है या आप इंग्लिश में थोड़ा अपने आप को तैयार कर सकते हैं तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको, नो डाउट बहुत हेल्प मिलेगी। और जी नहीं, तो मैं इसी में ऐड ऑन करूंगा, जैसे सर बोल रहे थे, तो उसमें भी जैसे सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए वो फिर लेकिन आपके इंटरेस्ट पे है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एरिया है, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे विश्व में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। हो सकता है आपका इंटरेस्ट फ्रांस में हो तो आप फ्रांस की चीजों को यहाँ पे हिंदुस्तान ला रहे हो और हिंदुस्तान से फ्रांस भेज रहे हो, तो फिर आप उस पर्टिकुलर कंट्री की जो बेस लैंग्वेज है उसको सीख लीजिए। जैसे और इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ज्ञान लिया, उस हिसाब से आप लोकल लैंग्वेज सीख लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि एक उस पर्टिकुलर भाषा में बात करने से जो कन्वर्जन मिलता है, क्योंकि जैसा सर ने बोला कि अगर आप बिना नॉलेज के चले जाते हैं और उस टाइम अगर वो एक माउथ डिस्कशन के दौरान एक मिस्टेक भी आपको भारी पड़ सकती है, तो इसी तरह से अगर वो कम्युनिकेशन अपने को, और वो आजकल सीखना कोई बहुत बड़ी 30 मार्क का चीज नहीं है, आप इजीली सीख सकते हैं। तो जस्ट टू एड ऑन टू सर डिस्कशन, आप चाहें तो अगर, बट लेकिन वो फिर आपके इंटरेस्ट पे, अगर आपको जर्मनी कंट्री में इंटरेस्ट है तो फिर जर्मन लैंग्वेज आप सीख लीजिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो सिखाते हैं और टाइम देते हैं आपको, तो वो सब आपको एड ऑन होने से क्या है कि अगर वहाँ अंग्रेजी की उतनी खपत नहीं है और वो नहीं मानना चाह रहा है कि आप, जैसे कि हम इंडिया में भी कई जगह देखते हैं कि लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं और आपको हिंदी या इंग्लिश से वो उतना प्रेफरेंस नहीं देंगे, तो आप उस अगर लोकल लैंग्वेज में उनसे बात करोगे तो वो और ज्यादा आपसे घुल मिल पाते हैं और बात कर पाते हैं, और उसकी कोई बुराई नहीं है, सबका अपना अपना नजरिया है। बट आपको इस इंडस्ट्री में रहना है तो इस नजरिए को अपने अडॉप्ट करके और आप बात कर सकते हैं। जैसे मेरे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो मेरे को हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मारवाड़ी भी आती है, कन्नड़ा भी आती है और बुंदेलखंडी भी आती है। तो ये 5 भाषाएं मैंने 5 प्रांतों में रह करके सेल्फ लर्निंग से सीखी। तो ऐसे ही आपको भी बहुत सी लैंग्वेज आती होंगी सर। तो वो एक जस्ट टू एड ऑन टू दिस डिस्कशन। और अगर अब इसमें अगर ऐसी कोई बात रह गई हो सर जिसको आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों के जानने की है, तो प्लीज बताएं सर। मैं इसको कंक्लूड करूंगा इस नोट पे कि सबसे पहले तो आप अपना फोकस कीजिए कि आपको कैरियर बनाना है या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है। करेक्ट। उसके लिए मैंने आपको जो फैक्टर्स हैं ये कैसे डिसाइड करेंगे उसके लिए भी आपको मैंने थोड़े बहुत इनपुट्स दे दिए कि अगर आपकी घर में कोई बिजनेस हो रहा है तो इसका मतलब आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज है, तो आप उस प्रोडक्ट को प्रोक्योर कर सकते हैं, तो आप बिजनेस में जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी ना तो कोई घर में बिल्कुल भी बिजनेस की बैकग्राउंड है, ना आपके पास मान लीजिए बहुत सारा पैसा है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि शुरू में फिर आप कैरियर पर फोकस कीजिए। उसके लिए जो एक इसकी जो इंस्टीट्यूट्स होती हैं वहाँ से कोर्स कीजिए, और उसके बाद जयपुर में बहुत सारे ऑफिस हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, जैसे कि मेरा भी ऑफिस है। अगर मैं तो वो चीज़ संभव हो नहीं पाएगा, मेरा इतना बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन और सेटअप लोग हैं कि वहाँ आप फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं किसी बड़े ग्रुप में डेफिनेटली अच्छी नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद आप फिर ग्रो कर सकते हैं। और हु नोज़ कि आप एक सर्टेन पीरियड में जॉब करने के बाद आपका उस प्रोडक्ट में आप खुद ही एक्सपोर्ट करने लगे, वो बात की बात है। तो एक यानी आपको फोकस करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको मतलब रेस्टलेसली उस पर काम करना पड़ेगा, बिना पेशेंस लूज किए काम करना पड़ेगा। और ये मत मानिए कि मान लीजिए आपने किसी एक, अगर आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, किसी एक बायर से बात की और उससे आपको लीड नहीं मिल पाई ढंग से, तो बिल्कुल पेशेंस लूज मत की। दुनिया बहुत बड़ी है, ये करीब
8 मतलब बिलियन की जो अपनी पॉपुलेशन है इसकी पूरे वर्ल्ड की, वो आप उसकी नीड को पूरी नहीं कर पाएंगे। बस यानी मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो जिस तरह से अगर आपको तलाश है एक बायर की, तो उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही उसको बायर को भी तलाश है कि कोई अच्छा सप्लायर मिल जाए। बस नीड है एक दूसरे के मिलने की। तो वो मिलने के लिए फिर वो तरीके हैं उसके। आजकल तो इतना फेसबुक है और इतने सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको जो तैयारी करनी है, अपने अच्छे कैटलॉग बनाने हैं, फोटोग्राफी करनी है, प्रोडक्ट की नॉलेज लिखनी है, और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकें आप, वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये जैसे आपने बात छेड़ी, तो मैं भी कंक्लूड करने से पहले एक ही यही चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि सारा कुछ कस्टमर बेस लग रहा है मुझे इसमें, तो एक बेस्ट अप्रोच क्या होती है कस्टमर को रीच करने के लिए? क्या इसमें माउथ पब्लिसिटी काम करती है या एक प्रोसेस होता है, जैसे आपने अभी कुछ कीवर्ड्स बताए कि कैटलॉग और इन सब के बारे में ध्यानकार तरीके से बना करके फिर अपने को भेजना पड़ता है, या इसमें कोड कॉलिंग काम आती है, किस तरह का रहता है इसमें? देखिए, जो मेरा है कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कॉलिंग तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, किसी के पास भी टाइम नहीं है, तो कॉलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है आपको। आपको क्या करना है कि अब मान लीजिए प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं आप, तो अपने प्रोडक्ट की पहले आपको अवेयरनेस करने के लिए जो सोशल मीडिया हैं, फेसबुक है, और यूट्यूब भी है, ये दोनों हैं। और मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम भी है। मैं देखता हूँ कि इन तीनों पे, और हो सकता है मेरी थोड़ी नॉलेज कम हो, इसलिए मेरा थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर फेसबुक का है। मैं कहूँगा अगर आप फेसबुक पे भी करेंगे तो उस पर भी बहुत लोग एक्टिव हैं, बहुत लोग एक्टिव भी है आज की डेट में, बहुत लोग एक्टिव हैं, और उस पर इतने अच्छे मतलब आप एक बार लेके बैठ जाइए घंटों, क्योंकि वो एआई की वजह से आप ये फ़ायदा है आपको इस चीज़ का कि अगर जैसे मान लीजिए मुझे ज्वेलरी देखनी है, तो अगर मैंने एक बार ज्वेलरी कर दी तो ज्वेलरी आती रहती है। दैट मीन्स कि तो उससे आपको फ़ायदा भी और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि चूँकि आप कंपटीशन में खड़े हो, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आपके पास आएगा। नुकसान ये है कि अगर आपसे अच्छा उसको कोई मिल गया तो फिर आपके पास नहीं आएगा। तो यानी आप अपने अंदर कोई ऐसी अपील क्रिएट करें आपके प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट अच्छा हो, प्रोडक्ट की प्राइस कम्पिटिटिव हो, और उसके बाद फिर उनकी कुछ क्वेरीज आएंगी, तो आप ये नहीं आपने डाल के छोड़ दिया, फिर तो आपकी सब मेहनत ही बेकार होगी। आपको क्वेरीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो टाइम डिफरेंस है, मान लीजिए अमेरिका से कर रहा है, तो आप जितना जल्दी उसको रिप्लाई कर देंगे उतना जल्दी आपका फायदा। अगर आपने पता पड़ा कि 4 दिन बाद अटेंड किया तो फिर आपको नुकसान ही होने वाला है। तो ये बात। तो इसको कंक्लूड करते हुए, जैसा सर ने बोला, मैं यही बोलूंगा बच्चों कि एक तो आपको इसमें धैर्य रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, नेगेटिव नहीं होना है। कि मान लीजिए अगर और कई बार लगेगा आपको कि यार ऑर्डर ही नहीं आ रहे, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहे, तो धीरज रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। ये ऐसे ही नहीं कहा गया है बुजुर्गों द्वारा, और ये कहावत चतार्थ भी होती है जब आप उस पर काम करते हो। तो वो सब्र रखना है हमारे को, और रिस्पॉन्स रेट को हमारे को हमेशा हाई रखना है। तो उसके लिए आजकल सारे मेथड हैं सभी जगह के, जैसे कोई अगर आपको कोई क्वेरी भेजे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, नंबर है तो मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। बहुत जरूरी तो है। उन चीज़ों को आपको एक्टिव रखना है, क्योंकि ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपको जीरो से हीरो बनाने में और हीरो से जीरो बनाने में। क्योंकि अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो जैसा सर ने कहा 4 दिन बाद बोलोगे तो हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर बैठा है, उसने उसी टाइम आधे घंटे बाद, उसने पहले आपको मैसेज किया था लेकिन आधे घंटे बाद उसको मैसेज किया और उसने उसी आधे घंटे में जवाब भी दे दिया, तो 4 दिन बाद आपको नो ही लिख के भेजेगा। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, एजुकेशन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, अगर आपको टॉपिक स्पेसिफाई है, आपको ज्वेलरी में जाना है, हैंडीक्राफ्ट में जाना है, और भी बहुत सारे हैं, तो जिस प्रोडक्ट पे जाना है आपको, जिसका आपको अच्छा नॉलेज है या आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि काउंसलिंग से आपको पता लगता है जब आप जाते हो, जैसे सर का ज्वेलरी में इंटरेस्ट आया था, जेम स्टोन्स में इंटरेस्ट आया था, तो वो सारी चीज़ों में सर ने फिर अपना करियर उसको आगे बढ़ाया। ऐसे आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको आप देखते हुए आगे ले सकते हो और इस इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप इसमें कमेंट में बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा सर से जुड़ के पता करने की, और अगर स्पेसिफिक कोई टॉपिक रिलेटेड रहेगा होगा वो, तो हम पूरा डिस्कस करेंगे उस डिटेल टॉपिक में और आपको वापस डाल करके समझाएंगे। और इसी के साथ मैं सर का धन्यवाद देता हूँ। सर आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने सुना मुझे। गाइस ऐसे ही आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और लोगों तक मैं ऐसे ही नए नए डिफरेंट कैरियर प्रोस्पेक्टिव ला सकूं और आपको बता सकूं कि किस कैरियर में कैसा माहौल बना सकते हो आप और कैसे अपना कैरियर आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू।